Assalamu alaikum ji. This is Dr. Harun Habib from the सर Biochemistry आप Department of Avicenna Medical College. एक्सक्यूज मी सर जी, सर लेक्चर आप घर में ही दे रहे हैं? सॉरी, सर घर में लेक्चर दे रहे हैं आप? एक सेकंड फिर से बोलिए। सर मैं अर्ज कर रहा हूँ कि लेक्चर आप घर में ही दे रहे हैं या कॉलेज में आए हुए हैं? मैं कॉलेज में हूँ। ओके सर, स्टार्ट करें फिर। जी, we were discussing the topic of genetics. जेनेटिक्स में अब तक हम लोगों ने रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन कवर किए। इंशाल्लाह ये जो रेप्लिकेशन और ट्रांसक्रिप्शन का पोर्शन है, चैप्टर 30 एंड चैप्टर 31, ये आप लोगों का जेनेटिक्स 1 का टेस्ट है। That will be on 19th June. मेरे ख्याल से उससे पहले आप लोगों का एक और टेस्ट भी है तो 12th जून को, if I'm not wrong. खैर वो आप देख लें। I'm more concerned at the moment about genetics टॉपिक में कर रहा हूँ, कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। So coming back to the point कि हमारा रेप्लिकेशन और ट्रांसक्रिप्शन वाला पोर्शन चैप्टर 30 और 31 कवर हो चुका है ऑलरेडी। This was the portion, ये जो ये ट्रांसलेशन का पोर्शन कवर किया था लास्ट लेक्चर में, that was from the text of genetics 2 का पोर्शन है, उसका हिस्सा है। So that is chapter number 32, the translation. आप लोगों के सामने इसकी ये ट्रांसलेशन के जितने भी टॉपिक्स हैं वो आप लोगों के सामने हैं। इनमें से कुछ चीज रह गई है तो मुझे बताएं, उसको कवर किया जाए। कोई चीज रिपीट करनी है तो बताएं। If you have any sort of questions regarding biochemistry, regarding these topics of replication, transcription, translation, please go ahead. Let me know. कितना अच्छा होता था ना वो जब मैं क्वेश्चंस पूछ सकता था आप लोगों से। चले, आई एम क्वाइट श्योर कि ना ये हमें ना अभी जो मूडल है, मूडल को प्रॉपर्ली यूज नहीं कर रहे। मूडल को भी सिर्फ आप लोग एग्जाम्स के लिए यूज कर रहे हैं, लेकिन मुझे काफी उम्मीद है, जो मैं देख रहा हूँ कि कॉलेज में सिनेरियोस चल रहे हैं, मुझे काफी उम्मीद है कि हम मूडल को फुल फ्लेज यूज करना शुरू कर देंगे। I will have ample opportunities and ample avenues to ask questions from you. अच्छी चीज है मूडल। You guys should put some time into learning it. So, do we have any questions? कहाँ तक पहुँचे? कोई questions नहीं? कितने participant हैं आज हमारे पास? We have about 140 participants, माशाल्लाह। इसमें से 3 निकाल भी दिए जाएगा, 137 participants. And the number of questions in the chat is mashallah 0. 137 बच्चों के दिमाग में एक सवाल भी नहीं आया मेरे मिला। क्या बात है। कौन था वो जिसने पूछा था सर समझ नहीं आई सेलुलर इंफॉर्मेशन की? इस तरह को सवाल पूछ लो, बट आस्क क्वेश्चन बेटर। देखिए ये ना सेशंस रिकॉर्ड हो रहे होते हैं, आपके सामने स्क्रीन पे लिखा भी आ रहा होगा रिकॉर्डिंग। जो लेक्चर हॉल में लेक्चर्स होते हैं ना वो रिकॉर्ड नहीं होते थे, ये ना रिकॉर्ड हो रहे होते हैं। अब
137 स्टूडेंट्स बैठे हैं, उनसे पूछा जा रहा है कि क्वेश्चन है, उनमें से कोई भी क्वेश्चन नहीं करता, तो क्या समझा जाएगा जब रिकॉर्डिंग को दोबारा देखा जाएगा? यहाँ ये जो एविडेंस है ये क्या सपोर्ट करेगा? ये सपोर्ट करेगा ना कि भी किसी ने क्वेश्चन नहीं पूछा, इसका मतलब कोई क्वेश्चन नहीं है, एवरीथिंग इज क्लियर, एवरीथिंग इज फाइन। उसके बाद जब रिजल्ट के अंदर खुदा ना खास्ता ऊंच नीच हो गई तो फिर क्या होगा? अल्लाह ना करे कि ऊंच नीच हो, रिजल्ट हो। देखो ना बेटा, आप लोगों को बताया था जेनेटिक्स वो टॉपिक है आप लोगों का जिसका मेजर पोर्शन है, यानी कि इससे बड़ा वो जो टीओएस के मुताबिक जो फाइनल एग्जाम आना है ना, इससे ज्यादा नंबर का टॉपिक कोई नहीं है। Guys, maximum marks 14 marks, 5 numbers for one SCQ and 9 marks for 9 MCQs, 14 marks. Anyways, I'm giving you enough time for questions. I'm gonna start further ahead. ले जी, ये तो हो गया, आगे चलते हैं। रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन। अच्छा, इसके ऊपर बोलने से यानी कि स्लाइड्स दिखाने से पहले ना मैं थोड़ा सा आप लोगों के साथ डिस्कस करना चाहूंगा। प्लीज पे अटेंशन टू व्हाटएवर आई से, क्योंकि इसकी स्लाइड्स नहीं। जीन एक्सप्रेशन, जैसे कि नाम से जाहिर है, द एक्सप्रेशन ऑफ जीन्स। ठीक है, जीन्स क्या है? हमारे पास इंफॉर्मेशन है। ठीक है, जीन्स हमारे पास एक इंफॉर्मेशन बैंक है, जिस तरह हमारे पास वो नहीं होती यूएसबी डाटा स्टोरेज के लिए, ठीक है, या और ज्यादा डाटा हो तो वो पासपोर्ट सा ले लेते हैं, एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव जो ले लेते हैं। ठीक है, ये हमारे पास ये जो डीएनए है हमारा, जो जीनोम है, जेनेटिक कोड है, जेनेटिक कोड छोड़िए, जीनोम है हमारा, डीएनए है हमारे पूरे क्रोमोसोम्स का पूरा जो एक बंडल है, जिसमें हमारे पास 22 ऑटोसोम्स है और 1 सेक्स क्रोमोसोम का पेयर है, 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स है। ये जो पूरे का पूरा बंडल है 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स का, 46 क्रोमोसोम्स का, ये हमारे पास क्या है? ये हमारे पास डाटा बैंक है, ये हमारे पास एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव है। ठीक है, या हार्ड ड्राइव, इसके अंदर हमारे पास इंफॉर्मेशन स्टोर हुई हुई है, जिस तरह यूएसबी भी होती है, उसमें इंफॉर्मेशन स्टोर होती है, पड़ी होती है, कुछ नहीं होता उसे आप कई महीने उसे रखें, कुछ केसेस में साल साल रखें, वहां पे वो पड़ी रहती है। आप जैसे ही उसको लगाएंगे कंप्यूटर के अंदर, ठीक है, लैपटॉप में, कंप्यूटर में, किसी भी डिवाइस में आप लगाएंगे, आजकल तो मोबाइल्स में भी लगाने वाली होती चीज, तो आप लगाते हैं तो क्या होता है? उसके अंदर जितना डाटा है वो सारे का सारा आपकी स्क्रीन पे आता है। दैट इज डाटा एक्सप्रेशन। ठीक है, तो जो सा भी डाटा उसके अंदर पड़ा हुआ है, जिस भी कंडीशन में, जिस भी लैंग्वेज में, वो सारे का सारा आपकी स्क्रीन पे आ जाता है। इट्स जस्ट लाइक दैट, जीन एक्सप्रेशन इज जस्ट लाइक दैट। आपका ये जितना डाटा बैंक है 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स का, ठीक है, इसको सामने आना होता है। कैसे? उसके लिए दो चीजें चाहिए होती हैं, दो प्रोसेसेस चाहिए होते हैं। डीएनए से आरएनए बनेगा, दैट इज ट्रांसक्रिप्शन, और आरएनए से प्रोटीन बनेगी, दैट इज ट्रांसलेशन। ठीक है, the combination of transcription and translation is called gene expression। जीन पड़ा हुआ है डीएनए के अंदर, वो एक्सप्रेस होगा। फर्स्ट वो क्या करेगा? वो डीएनए से आरएनए बनाएगा। ठीक है, दैट इज ट्रांसक्रिप्शन। फिर वो क्या करेगा? आरएनए से प्रोटीन बनाएगा। ठीक है, दैट इज ट्रांसलेशन। सो द कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन इज जीन एक्सप्रेशन। चलो जी, यहाँ तक तो ये हमारा क्लियर होगा, व्हाट द हेल इज जीन एक्सप्रेशन। नाउ वी नो व्हाट द हेल इज जीन एक्सप्रेशन। नाउ वी गेट टू डिस्कस वन थिंग फर्दर। इस तरह के आपके सामने टॉपिक लिखा हुआ है, रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन।
इट्स नॉट जीन, आपका टॉपिक जीन एक्सप्रेशन नहीं है, ठीक है ना, वो हमने पढ़ लिया पीछे। ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन जो जीन एक्सप्रेशन पॉइंट्स हैं वो हमने पढ़ लिए अलग अलग करके, तो हमारा टॉपिक जीन एक्सप्रेशन नहीं है। जीन एक्सप्रेशन एक्सप्रेस होता कैसे है ये हमने देख लिया, हाउ इट इज डन, हाउ द जीन्स आर एक्सप्रेस्ड, वी ऑलरेडी नो। व्हाट वी गोना लर्न इन दिस टॉपिक इज हाउ कैन इट बी कंट्रोल्ड, रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन, ठीक है। कल भी हम एक वो इंसुलिन की एग्जांपल देखी थी प्रोटियोलिटिक क्लेवेज के अंदर, प्रिकर्सर ऑफ प्री प्रो इंसुलिन, प्री प्रो इंसुलिन, प्रो इंसुलिन, फिर इंसुलिन, ठीक है। तो मैं इंसुलिन की ही बात करता हूँ। फॉर एग्जांपल हमारी बॉडी में इंसुलिन की जरूरत पड़ गई है, इंसुलिन अब बननी है, इंसुलिन एक प्रोटीन है, हार्मोन है, ठीक है। इसने बनना है बॉडी में, कैसे बनेगी ऑफ कोर्स हमें पता है कैसे बनेगी, पहले डीएनए से आरएनए बनेगा, आरएनए से प्रोटीन बनेगी, सिंपल, ठीक है। दैट इज हाउ इट इज डन। नाउ हाउ इट विल बी कंट्रोल्ड, बननी शुरू होगी। अब एक वक्त ऐसा आएगा अब इंसुलिन की जरूरत नहीं है मजीद बनने की, इनफ, देयर इज इनफ इंसुलिन इन द बॉडी। प्रोटीन ऐसा तो नहीं है ना कि प्रोटीन बॉडी में अगर बन जाती है तो वो सिर्फ सिंगल यूज ओनली चीज है, डिस्पोजेबल तो चीजें होती नहीं रहती, बॉडी उनको यूटिलाइज करती रहती। तो हमें एक सेट नंबर बनाना पड़ता है, बाकी बॉडी खुद ही उसे रेगुलेट करती है। एक एंजाइम है मिसाल के तौर पे, हार्मोन का भी ये फिनोमेना, एक एंजाइम है मिसाल के तौर पे, उसने बॉडी में बना है, उसने एक रिएक्शन को कैटलाइज किया बॉडी के अंदर, ठीक है। रिएक्शन खत्म हो गया, वो एंजाइम वैसे के वैसे पड़ा हो, उसको वो दोबारा किसी और रिएक्शन में यूटिलाइज हो जाएगा, फिर दोबारा किसी और उसी तरह के रिएक्शन में यूटिलाइज हो जाएगा, तो बॉडी उसको यूटिलाइज करती है। इसका ये मतलब है कि अगर एक दफा एक जीन एक्सप्रेस हुआ है तो ऐसा नहीं कि वो एक्सप्रेस होता ही रहेगा, बस सारी जिंदगी ही इंसुलिन बनती जा रही है, ठीक है, ऐसा नहीं हो सकता। बॉडी को जब जरूरत होगी बॉडी इंसुलिन बनाएगी, बॉडी की जब जरूरत होगी बॉडी इंसुलिन बनाना बंद कर देगी। अब वो बनाने का ऑर्डर कैसे देगी और वो बंद करने का ऑर्डर कैसे देगी, हमने अब इस टॉपिक में ये देखना, दैट इज हाउ इट इज रेगुलेटेड, अप रेगुलेशन एंड डाउन रेगुलेशन। ये वो रेगुलेशन वाला वर्ड है जो मैंने आप लोगों के साथ ड्यूरिंग योर मेटाबॉलिज्म यूज किया हुआ। अप रेगुलेशन एंड डाउन रेगुलेशन। अप रेगुलेशन का मतलब होता है इनहैंस करना, डाउन रेगुलेशन का मतलब होता है रिड्यूस करना, कम करना, ठीक है ना। ये वो दो टॉपिक्स हैं जिनमें हम रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन देखेंगे, regulation of gene expression in prokaryotes and regulation of gene expression in eukaryotes, ठीक है। Again, if there is any sort of question you may ask at this moment, once I start तो फिर इसको जरा ना इसको थोड़ा जरा गौर से देखिएगा। ये ना मैं यही कहूंगा कि ये ट्रांसलेशन, ट्रांसक्रिप्शन और जो रेप्लिकेशन थे ये आसान टॉपिक्स है as compared to the one we are going to study right now. तो आप लोगों को जरा थोड़ी सी ज्यादा तवज्जो देनी पड़ेगी रिगार्डिंग जीन एक्सप्रेशन, कि ऑफ कोर्स वो सोलो टॉपिक्स थे, ये अब जरा कॉम्बिनेशन में आएगा, जितना नॉलेज अब तक पीछे लिया है वो सारे का सारा अप्लाई करना पड़ेगा। हाँ जी, ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन में किसी किस्म का क्वेश्चन है आप लोगों का? Alright, I'm moving on.
जिस तरह के आप लोगों को अभी थोड़ा सा मैंने एक्सप्लेन किया था, multi-step process that results in the production of a functional gene which could either be a ribonucleic acid or a protein. It's called gene expression. Gene expression is constantly regulated in the cells, and this regulation is different in eukaryotes as compared to prokaryotes. Alright. Remember that phenomena cis and trans? कहीं पढ़ा हुआ याद आता है दिमाग में? Cis और trans. ये जो हमारे पास सिस थे, ये हमने सिस और ट्रांस पढ़े थे आइसोमरिज्म के अंदर. सिस का मतलब होता है दिस, और ट्रांस का मतलब होता है दैट. सिस अगर कहते हैं तो इसका मतलब है दिस साइड, एट वन साइड. एक ही तरफ. और ट्रांस होता है दैट, इस मतलब दूसरी तरफ, ऑन दी अदर साइड. ठीक है, ये देखिए, cis acting elements are DNA sequences. Cis acting elements are DNA sequences that are bound by trans acting regulatory proteins. Cis acting elements are DNA sequences. DNA sequences, ये सारे DNA sequences हैं, that are bounded by trans acting regulatory molecules. Trans acting regulatory molecules. यहां पे सिस और ट्रांस का डिफरेंस जरा देखिएगा. जौन सा पोर्शन ट्रांसक्राइब होना है, जिस पोर्शन के ऊपर जीन लगा हुआ है जिसने एक्सप्रेस होना है, अगर उसी साइड पे उसके आसपास ही करीब ही या उसी के ऊपर ही कोई डीएनए सीक्वेंस है तो उसे हम सिस एक्टिंग कहेंगे. ऑन द अदर हैंड, जहां पे जो जीन एक्सप्रेस होना है उससे दूर दराज, काफी थाउजेंड्स ऑफ बेस पेयर्स अवे, काफी दूर किसी और साइड के ऊपर अगर कोई डीएनए सीक्वेंस है और वो मैनिपुलेट कर रहा है इस जीन एक्सप्रेशन को, वो रेगुलेट कर रहा है इस जीन एक्सप्रेशन को, तो उसे हम ट्रांस कहेंगे. ठीक है ना. सो दिस इज ए ट्रांस एक्टिंग सीक्वेंस. ये ट्रांस एक्टिंग सीक्वेंस कैसे एक्ट कर सकते हैं? ये एमआरएनए बना सकता है, उसके बाद वो एमआरएनए एक प्रोटीन बनाएगी,
वो प्रोटीन आके एक्ट कर सकती है डायरेक्टली ऑन दी सिस एक्टिंग डीएनए सीक्वेंसेस। ठीक है, ये देखें दूर दराज पड़ा हुआ था ये डीएनए, उसने ये प्रोटीन बनाई, आरएनए बनाया, उसने प्रोटीन बनाई, वो प्रोटीन उठ के आई और उसने आके उस जगह पे अपना एक्शन किया, उस जगह पे अटैच हुई जहां पे जीन ने एक्सप्रेस होना था। So that would be an example of cis acting element or DNA sequences that are bound by trans acting regulatory molecules. This is a trans acting regulatory molecule, this here. ठीक है, ये पिक्चर आप लोगों को सिर्फ ये समझाने के लिए कि सिस एक्टिंग क्या होता है, ट्रांस एक्टिंग मॉलिक्यूल्स को सिस एक्टिंग एलिमेंट्स कौन से हैं, ये सिस एक्टिंग डीएनए रेगुलेटरी सीक्वेंसेस हैं, इन्हें सिस एक्टिंग एलिमेंट्स भी कहा जाता है। ठीक है, ट्रांस एक्टिंग मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, ट्रांस एक्टिंग डीएनए सीक्वेंसेस क्या होते हैं। ठीक है, ये सारी चीजें आप एक दफा मशीन कर लीजिए। The trans-acting molecules are usually proteins. ठीक है ना, ये जो हमने प्रोटीन है ये ट्रांस-एक्टिंग रेगुलेटरी सीक्वेंसेस थे। ठीक है ना, और ये ट्रांस-एक्टिंग फैक्टर्स हैं, ट्रांस-एक्टिंग प्रोटीन्स थे, अदर प्रोटीन्स that are synthesized from the genes that are different from the genes targeted for regulation. ठीक है ना, ट्रांस-एक्टिंग मैंने भी आपको बताया ना, it's like different from the genes that are targeted for regulation. जी जो रेगुलेशन हो रही है जिनकी, इस वाली साइड की जो रेगुलेशन हो रही है, इससे अलग होती है वो सीक्वेंसेस। ठीक है, दैट इज आवर ट्रांस-एक्टिंग। राइट, डिस्क्रिप्शन देखते हैं। In prokaryotes such as E. coli, regulation of gene expressions occur primarily at the level of transcription. Important point, क्योंकि हम ये प्रोकैरियोट्स की देख रहे हैं, तो primarily at the level of transcription, the gene expression will be regulated. ये वो पहला स्टेप है एक्सप्रेशन का। अगर तो जीन एक्सप्रेशन रोकनी है तो ट्रांसक्रिप्शन रोक दो, जीन एक्सप्रेशन रुकनी शुरू हो जाएगी। अगर जीन एक्सप्रेशन करवानी है तो ट्रांसक्रिप्शन अप रेगुलेट कर दो, जीन एक्सप्रेशन होनी शुरू हो जाएगी। Kindly remember, the transcription occurs in the nucleus and the translation occurs in the cytoplasm. ठीक है, ये जो मैंने अभी लाइन बोली है कि ट्रांसक्रिप्शन occurs in the nucleus and translation occurs in the cytoplasm, this is accurately true for the eukaryotes, but as far as prokaryotes are concerned, prokaryotes may not contain a distinct nucleus. Unicellular organisms होते हैं, they may not contain a distinct nucleus. The chromatin material is spread across the, is condensed across the cytoplasm. ठीक है ना, एक साइड पे लगा होता है उनका, ठीक है, डिस्टिंक्ट न्यूक्लियस नहीं होता। और प्रोकैरियोट्स के अंदर ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन कॉन्टिन्यूस प्रोसेसेस हैं। ठीक है ना, कंकमिटेंट प्रोसेस हैं, साथ साथ चलते हैं, अलग अलग नहीं। क्योंकि यूकैरियोट्स में क्या होता है कि यूकैरियोट्स में जब यूकैरियोट्स के अंदर ना, ये देखें अगर हम देखते हैं प्रोकैरियोट्स एक तरफ लगा लेते हैं, एक तरफ हम यूकैरियोट्स लगा लेते हैं, तो जो यूकैरियोट्स हैं उनमें न्यूक्लियस में ट्रांसक्रिप्शन होगी पहले, फिर वो जो आरएनए है वो जाएगा साइटोप्लाज्म में। ठीक है ना, तो साइटोप्लाज्म में जाके आरएनए से प्रोटीन बनेगी जिसे हम ट्रांसलेशन कहते हैं। प्रोकैरियोट्स में क्योंकि ये एक डिमार्केशन नहीं है, तो प्रोकैरियोट्स में क्या हो रहा होता है, ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन आर यूजुअली कंबाइंड।
डीएनए से जैसे जैसे आरएनए बन रहा होता है, ठीक है ना, वो देखा था ना, ये आरएनए बन रहा था, ठीक है ना, ये डीएनए का डबल हेलिकल स्ट्रक्चर था, ठीक। एनीवेज, तो जैसे जैसे आरएनए बन रहा होता है वैसे वैसे उसकी ट्रांसलेशन हो रही है। अभी आरएनए डीएनए आरएनए हाइब्रिड बनाया होता है उसने, अभी उससे अलग नहीं हुआ होता डीएनए से एक साइड से, ठीक है ना, लेकिन पीछे से 5 प्राइम से ट्रांसलेशन शुरू हो जाती है, ठीक है ना, 5 प्राइम से उसकी ट्रांसलेशन शुरू हो जाती है। It is mediated by the binding of trans-acting protein to cis-acting regulatory element. It is mediated by the binding of trans-acting protein to cis-acting regulatory element. ठीक है, इसी तरह ये मीडिएट होता है, जिसने आप लोगों को पहले बताया था सिस और ट्रांस। The structural genes that code for the proteins are often packed on the chromosome along with the cis-acting regulatory element. The structural genes that code for the proteins are often packed on the chromosomes along with the cis-acting regulatory element. ये देखें, cis-acting regulatory element है और इसके साथ ही structural genes पड़े होंगे that code for the proteins, ठीक है, that code for the protein, यानी कि ये जो ये देखें ट्रांसक्राइब रीजन जो लिखा हुआ है ना, जिसने ट्रांसक्राइब होना है उसको हम देख लेंगे, अब ये पड़ा हुआ है तो उसके साथ ही ये cis-acting regulatory sequence, ठीक है ना। So the structural genes that code for the proteins, these structural genes that will code for the proteins after being transcribed and translated are often packed on the chromosomes along with the cis-acting regulatory elements, are packed around the chromosome along with the cis-acting regulatory elements. And this entire package is called an operon. This entire package is called an operon. ठीक है, important word, operon. operon आपने भी देखा क्या होता है? Structural genes along with cis-acting regulatory elements. So the operons contain an operator. operons के पास एक चीज है जिसे हम ऑपरेटर्स कहते हैं. What is an operator? Operator is a segment of DNA that regulates the activity of structural gene operon. Operator is a segment of DNA that will regulate the activity of a structural gene of operon. अगर इस पोर्शन को स्ट्रक्चरल जीन कह देते हैं तो जो दूसरा पोर्शन है जो रेगुलेट कर रहा है ये वाला पोर्शन, that will be your operator. Whole would be an operon and this will be an operator. So ये हम ठीक है, ये पोर्शन ये ओपरॉन जिस पे लिखा हुआ है आप देख रहे हैं, इधर से शुरू हो रहा है और यहाँ पे खत्म हो रहा है. इसमें देखते हैं देखें प्रोमोटर सीक्वेंस है यहाँ पे. प्रोमोटर सीक्वेंस याद है ट्रांसक्रिप्शन के?
आरएनए पॉलीमरेज आके एक्ट करता है उनके ऊपर। आंसर दीजिए मुझे चैट में। प्रोकैरियोट्स के जो प्रोमोटर सीक्वेंसेस हैं उनके नाम क्या हैं? आई एम वेटिंग फॉर द आंसर इन द चैट। मुझे जरा ये नामों का बताइए, नाम क्या है? प्रोकैरियोट्स में जो प्रोमोटर सीक्वेंसेस हैं उनके नाम बताइए प्लीज। क्या हुआ, सबने मोबाइल बंद करके साइड पर रखे हुए क्या? अच्छा वैसे पता है कि when I ask such a question and nobody answers, so it shows that you guys are not listening. आप सब ने अपने मोबाइल साइड पे रखे हुए हैं। और जी करेक्ट आंसर, एक -10 पे सीक्वेंस होता है, एक -15 पे सीक्वेंस होता है। जो -10 पे सीक्वेंस है दैट इज प्रिब्नोबॉक्स, इसका नाम है प्रिब्नोबॉक्स। और जो -35 पे सीक्वेंस है उसका नाम -35 सीक्वेंस ही लिया जाता है। ठीक है, दीज आर द promoter sequences of prokaryotic transcription. So promoters done। ये वाला पोर्शन है लैक्टोज प्रोसेसिंग जीन, ये वो स्ट्रक्चरल जीन वाला पोर्शन है जिसने पहले ट्रांसक्राइब होना है, फिर उसने ट्रांसलेट होना है, और वो क्या बनेगा? लैक्टोज प्रोसेसिंग जीन, लैक्टेज। ठीक है, और ये पोर्शन है ऑपरेटर, a segment of DNA that regulates the activity of the structural gene। ये जो ऑपरेटर सीक्वेंस है ना, जो इस पूरे डीएनए सेगमेंट के ऊपर जो ऑपरेटर सीक्वेंस है that regulates the activity of structural gene। How? If the active repressor binds to a operator, ठीक है ना, एक्टिव रिप्रेसर प्रोटीन है, ये रिप्रेस करेगा, उसे रोकेगा इस ऑपरेटर सीक्वेंस को। If an active repressor binds to the operator,
This sequence, this structural gene sequence, this lactose processing gene, it cannot be transcribed. इसकी ट्रांसक्रिप्शन रुक जाएगी, ठीक है ना। ये ऑपरेटर के ऊपर आके लग गया रिप्रेसर, ठीक है, तो ये रुक जाएगी। अगर ये रिप्रेसर उतरेगा तो उसके ऊपर आके लगेगा आरएनए पॉलीमरेज। अगर ये रिप्रेसर उतरेगा तो उस पे आके लगेगा ये आरएनए पॉलीमरेज। देखिए आरएनए पॉलीमरेज नहीं लग पा रहा है, इट कैन नॉट बी अटैच्ड टू द प्रमोटर, अटैच वहां पे रिप्रेसर लगे हुए, ठीक है ना। अगर ये रिप्रेसर उतर जाएंगे, नहीं लगे होंगे, तो वहां पे आके लगेगा आरएनए पॉलीमरेज। जैसे आरएनए पॉलीमरेज लगेगा तो इट विल स्टार्ट ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है ना। ट्रांसक्रिप्शन होगी तो मैसेंजर आरएनए बनेगा, मैसेंजर आरएनए बन जाएगा तो उसके बाद फिर वो एंजाइम बनेगा जो लैक्टोज को प्रोसेस करता है, ठीक है। इसको आगे डिटेल में देखना है हमने, मगर ना इसको यहाँ पे थोड़ा सा एक दफा स्क्रीन क्लियर कर रहा हूँ ताकि आप एक दफा इसको आराम से दोबारा देख सकें। If you want, you can have a snapshot of it as well. जब तक लैक्टोज मौजूद नहीं है बॉडी में, तब तक इसके ऊपर रिप्रेसर लगा हुआ है, इस ऑपरेटर के ऊपर रिप्रेसर लगा हुआ है, क्योंकि इस जीन को ट्रांसक्राइब करने की जरूरत ही नहीं है। लैक्टोज होगा तो ट्रांसक्राइब करेंगे ना, लैक्टोज होगा तो लैक्टेज चाहिए होगी। अगर लैक्टोज नहीं होगा तो हमने लैक्टेज बना के क्या करना। तो जब तक लैक्टोज नहीं होगा, इस ऑपरेटर के ऊपर ये रिप्रेसर लगा होगा ताकि ट्रांसक्रिप्शन रुक सके। जैसे ही लैक्टोज आएगा वो क्या करेगा, रिप्रेसर के साथ अटैच हो जाएगा। रिप्रेसर के साथ अटैच होगा तो क्या होगा, रिप्रेसर को इनएक्टिव कर देगा, ठीक है। वो रिप्रेसर जाके ऑपरेटर के साथ अटैच होने लायक नहीं रहेगा। अगर वो रिप्रेसर जाके ऑपरेटर के साथ अटैच नहीं होगा तो आरएनए पॉलीमरेज के लिए रास्ता खुला है। आरएनए पॉलीमरेज जाके ऑपरेटर के साथ, प्रमोटर के साथ सॉरी अटैच होगा और ट्रांसक्रिप्शन करवाएगा, मैसेंजर आरएनए बनवाएगा और प्रोटीन बनवाएगा लैक्टेज, और फिर ये लैक्टेज जाके इस लैक्टोज को मेटाबोलाइज करेगी। एंड वंस ऑल ऑफ द लैक्टोज इज मेटाबोलाइज्ड, खत्म हो गया लैक्टोज, सारे का सारा जो लैक्टोज है वो ब्रेक डाउन हो गया इनटू ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज, ठीक है। इस कंडीशन में क्या होगा, देयर इज नो मोर लैक्टोज to inactivate the repressor. Now the repressor becomes active, goes back to the operator and attaches to it. And the transcription of the lactase enzyme is again cancelled, stopped, downregulated, inhibited. फिर लैक्टोज आ गया, रिप्रेसर के साथ लैक्टोज लग जाएगा, ट्रांसक्रिप्शन शुरू हो जाएगी, लैक्टोज खत्म हो गया, रिप्रेसर के ऊपर से लैक्टोज उतर जाएगा, ट्रांसक्रिप्शन रुक जाएगी।
The lactose lack operon. The lac operon contains the gene that code for 3 proteins. ठीक है? Contains the genes that code for 3 protein. ये देख सकते हैं आप, LAC-Z, LAC-Y, LAC-A. ठीक है? LAC-Z जीन एक अलग प्रोटीन को कोड करती है, LAC-Y जीन एक अलग जीन को कोड करती है, और LAC-A जीन एक अलग प्रोटीन को कोड करती है. रिमेंबर, प्रोकैरियोटिक DNA is polycistronic. Prokaryotic transcription is polycistronic. तो याद है कि नहीं कि ये जो हमारा डीएनए था, जब वो आरएनए में बनता है, कन्वर्ट होता है, तो ये प्रोकैरियोट्स के अंदर ये शाइनडेल-गार्डनर सीक्वेंस आ जाता था यहाँ पे. ठीक है ना? और ये जीन 1, जीन 2 और जीन 3 पड़ा हुआ साथ. पॉलीसिस्ट्रॉनिक, एक ही मैसेंजर आरएनए एक से ज्यादा प्रोटीन्स को एक ही मैसेंजर आरएनए सीक्वेंस एक से ज्यादा प्रोटीन बना सकते हैं. दैट इज योर पॉलीसिस्ट्रॉनिक फिनोमेना. ठीक है? तो ये वही चीज है. थोड़ा सा ओरिएंट हो जाए इसके ऊपर. ये हमारे पास एक जीन का पोर्शन, ये दूसरा, ये तीसरा. ये वाला पोर्शन ऑपरेटर है हमारे पास. ये ऑपरेटर ये ग्रीन वाला नहीं है. ये ऑपरेटर उसके पीछे जो डीएनए सीक्वेंस है ना, वो है. तो ऑपरेटर इज डीएनए सीक्वेंस. ठीक है? ये जो ग्रीन है ये रिप्रेसर प्रोटीन है. ये देखें, ये जो ग्रीन है ये रिप्रेसर प्रोटीन. ठीक है? ये कहाँ से आती है प्रोटीन है, ये कहाँ से आती है, ये भी डीएनए से ही आएगी. ठीक है? तो ये जो हमारे पास अलग एक से LAC-1 जीन है, जिससे ये रिप्रेसर प्रोटीन बनती है. तो ये देख रहे हैं, ये वो जीन सीक्वेंस है, उसका ये मैसेंजर आरएनए है, उससे ये रिप्रेसर प्रोटीन बनती है. ये देखिए, ये प्रमोटर है. अच्छा, प्रमोटर, फिर ये जो ग्रीन वाली चीज है ये नहीं है. ठीक है? इसके नीचे जो डीएनए सीक्वेंस है, दैट इज द प्रमोटर. ये जो ग्रीन वाली चीज है, दैट इज, ये जो ग्रीन वाला ब्लॉब है ये वाला, दैट इज द आरएनए पॉलीमरेज. आरएनए पॉलीमरेज ट्रांसक्रिप्शन में भी हम लोगों ने देखा था कि जो आरएनए पॉलीमरेज है, ये आके हमारे जो प्रमोटर सीक्वेंसेस है उनको पकड़ता है, उनको देखता है और उनके ऊपर अटैच होता है. प्रमोटर सीक्वेंस के ऊपर आरएनए पॉलीमरेज अटैच होता है, और उसके आगे फौरी देख रहे हैं कि प्रमोटर सीक्वेंस के आगे क्या है. प्रमोटर सीक्वेंस के आगे है ऑपरेटर सीक्वेंस. ये जो ऑपरेटर सीक्वेंस है, ये जो ऑपरेटर सीक्वेंस है,
इसके ऊपर आके रिप्रेसर अटैच होता है। अगर रिप्रेसर अटैच हुआ होगा जिस तरह इसमें हुआ हुआ है, अगर रिप्रेसर अटैच हुआ है तो no matter if polymerase, if RNA polymerase even gets attached itself to the promoter sequence, it cannot move forward. It cannot move forward. Why it can't move forward? It cannot move forward because there is a repressor in the way. ठीक है ना? First, we would have to take the repressor off so that the RNA polymerase can move along the DNA to create a messenger RNA. ठीक है? और जी ये जो प्रोटीन्स बनाता है ये देख लेते हैं, इसको थोड़ा देख लें। यहाँ पे आरएनए पॉलीमरेज देख लिया आपने, ये कैप साइट देखी है, प्रोमोटर से पहले है कैप साइट, इसको बाद में देखते हैं। आपने रिप्रेसर देख लिया, ऑपरेटर सीक्वेंस, प्रमोटर सीक्वेंस, ये वाला जो पोर्शन है ये वो पोर्शन है जिसमें ट्रांसक्राइब होना है भी आगे। ठीक है, ये 3 प्रोटीन्स बनेंगी 1, 2 एंड 3। इस वाले फिनोमिना के अंदर ट्रांसक्रिप्शन इज ब्लॉक बाय द रिप्रेसर मॉलिक्यूल। बताया ना, ये देखिए पॉलीमरेज पड़ा हुआ है लेकिन उसके रास्ते में ना ये रिप्रेसर मॉलिक्यूल है तो ये आगे नहीं जा सकता। सो नो mRNA and therefore no proteins are produced. Alright जी, now ये जो हमारे पास 3 जीन्स थे उनको देख लें, LAC-Z, LAC-Y एंड LAC-A जीन। LAC-Z जीन से बनता है बीटा गैलेक्टोसाइडेज, LAC-Y जीन से बनता है गैलेक्टोसाइड परमिएज और LAC-A जीन से बनता है थियोग्लैक्टोसाइड ट्रांसएसिलेज। ये 3 प्रोटीन्स बनती हैं। ठीक है, इन प्रोटीन्स का नाम याद रखना एज सच इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए जरूरी नहीं है, लेकिन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी है। ऑफ कोर्स ये 3 एमसीक्यूज हैं सीधे सीधे आपके बुक में दिया हुआ तो आपको पता होना चाहिए। यू वुड हैव टू रिमेंबर ऑन योर ओन। बुक में दिया हुआ तो आपको पता होना चाहिए LAC-Z जीन से क्या बनता है, LAC-Y जीन से, LAC-A जीन से क्या बनता है। जी, ये है हमारे पास ऑपरेटर सीक्वेंस, ये है हमारे पास प्रोमोटर सीक्वेंस। ये LAC-1 जीन है जो क्या कर रहा है, मैसेंजर आरएनए बना रहा है, उसके बाद रिप्रेसर बना रहा है। ठीक है, ये देखें, ये रिप्रेसर के ऊपर ये आपके पास एक एलोस्टेरिक साइट है, उसके ऊपर आके लैक्टोज लगता है तो ये रिप्रेसर इनएक्टिवेट हो जाता है। ठीक है, अगर रिप्रेसर इनएक्टिवेट हो गया तो ये जाके अटैच, देखें ना कंफर्मेशन चेंज कर दी उसकी शेप में। जो ये इनको अक्सर जिंक फिंगर्स भी कहा जाता है, इस तरह की जो फिंगर्स से निकल आती हैं, जो इंडेंटेशन से निकल आती हैं उनको जिंक फिंगर्स भी कहा जाता है। अभी देखिए वो खत्म हो गई हैं। ठीक है, तो ये जाके अटैच नहीं कर सकता यहाँ पे डीएनए के साथ, यहाँ पे वो डीएनए के साथ अटैच नहीं कर सकता। अटैच नहीं कर सकता तो फिर हमारा आरएनए पॉलीमरेज शेयर हो जाता है, उसके रास्ते में कोई रुकावट नहीं है। ठीक है, वो पागल हो जाएगा और वो जाके ट्रांसक्रिप्शन करवानी शुरू कर देगा एंड मैसेंजर आरएनए विल बी सिंथेसाइज्ड। ठीक है, बट दैट इज नॉट इट। ये तो स्टोरी हो गई यहाँ से आगे की, यहाँ से पीछे भी कुछ चल रहा है।
ये कैप साइट, this DNA sequence is the cap site. कैप साइट वो है जिसके ऊपर आके कैप लगती है, ठीक है। Adenylyl cyclase is active in the absence of glucose. Adenylyl cyclase is active in the absence of glucose, producing cyclic AMP that binds to the cap. Cyclic AMP and cap binds to the cap site. जब ये जो कैप साइट है ना, इसके ऊपर आके जो कैप लगनी है, ठीक है, वो सिर्फ तभी लग सकती है जब साइक्लिक एएमपी उसके साथ अटैच हो। जो कैप साइट होती है ना, दैट इज कैटाबोलाइट एक्टिवेटेड प्रोटीन। जब कैप लगी होगी ना इस कैप साइट के ऊपर, it would promote the transcription. How it would promote the transcription? It would promote the transcription by helping the RNA polymerase to attach to the promoter sequence. ठीक है। अगर कैप साइट के ऊपर कैप लगी हुई है, और कैप कब लग सकती है? कैप सिर्फ तब लग सकती है जब उसके साथ साइक्लिक एएमपी अटैच हुआ हो, ठीक है। तो एक के ऊपर दूसरी चीज डिपेंडेंट है, दूसरे पे तीसरी चीज डिपेंडेंट है, ठीक है। सबसे पहले तो हमें जो कैप साइट है, ठीक है ना, उसके लिए हमें ये प्रोटीन चाहिए, कैटाबोलाइट एक्टिवेटर प्रोटीन, ठीक है ना जी। ये प्रोटीन बनेगी किसी जीन से, आएगी, ठीक है जी, मौजूद होगी। अब उसके बाद हमारे पास साइक्लिक एएमपी होना चाहिए। इस साइक्लिक एएमपी और कैप का एक बनता है, कॉम्बो बनता है, सीएमपी कैप, ठीक है। ये ऐसे लिखते हैं, साइक्लिक एएमपी डैश कैप, ठीक है। ये स्ट्रक्चर सा बनता है और ये स्ट्रक्चर जाके अटैच हो जाता है कैप साइट के ऊपर। जब ये कैप साइट के ऊपर अटैच हो जाएगा तो ये क्या करेगा, ये आरएनए पॉलीमरेज को हेल्प करेगा टू गेट बाउंड टू द प्रमोटर सीक्वेंस एंड स्टार्ट ट्रांसक्रिप्शन। ठीक हो गया जी। क्या टाइम रह गया? 8 minutes, yes, we will cover it up. अब हमारे पास ऐसा फिनोमिना जहां पे हमारे पास लैक्टोज मौजूद है, हमारे पास लैक्टोज मौजूद है, आगे अटैच हो जाएगी और रिप्रेसर इनएक्टिवेट हो जाएगा, ठीक है। इसी डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है, even though the operon is off, the synthesis of a few molecules of permease results in the uptake and conversion of a small amount of lactose to allolactose and then activation of some repressor molecule. अच्छा छोड़ो इसे, ठीक है। अगर हमारे पास लैक्टोज मौजूद है तो क्या होगा, ये जो रिप्रेसर है ये आके अटैच नहीं हो सकेगा ऑपरेटर के ऊपर। इस केस के अंदर हमारे पास जो प्रोमोटर है उसके ऊपर आके
आरएनए पॉलीमरेज अटैच हो सकते हैं और रेप्लिकेशन में कैरी ऑन। लेकिन अभी हमने पीछे देखा है कैप्साइड के बाद सिलसिले में। कैप्साइड क्या थी, मैं फिर से लिख रहा हूँ, कैटाबोलाइट एक्टिवेटर प्रोटीन। कैप्साइड के ऊपर आके कैप अटैच नहीं हो पा रही, इट्स अनबाउंड। व्हाई इट इज अनबाउंड? बिकॉज एडिनाइल साइक्लेज इज इनएक्टिव इन द प्रेजेंस ऑफ ग्लूकोज एंड द कैप इज नॉट बाउंड टू साइक्लिक एएमपी। ठीक है, तो वो जो साइक्लिक एएमपी कैप का कॉम्बिनेशन बनना था ना, वो नहीं बनता क्योंकि साइक्लिक एएमपी है ही नहीं, क्योंकि ग्लूकोज मौजूद है। अगर ग्लूकोज मौजूद ना हो, नेगेटिव में हो, तब साइक्लिक एएमपी बनती है। ठीक है, ग्लूकोज होगा फिर तो एटीपी बन रही होगी ना। अरे जी, कैप्साइड वेकेंट है, तो जो कैप्साइड का कैप, उसका काम था कैप्साइड का और कैप का, उसका क्या काम था? इट वुड हेल्प द आरएनए पॉलीमरेज टू गेट अटैच्ड टू द प्रोमोटर सीक्वेंस एंड कैरी ऑन ट्रांसक्रिप्शन। लैक्टोज है, रिप्रेसर काम नहीं कर रहा, ग्लूकोज भी है, कैप्साइड भी काम नहीं कर रही, बैठे रहो, कुछ भी नहीं होगा। ठीक है ना? यहां पे लैक्टोज मौजूद था, रिप्रेसर इनएक्टिव हो गया, ग्लूकोज मौजूद नहीं था, साइक्लिक एएमपी लगा के और कैप्साइड एक्टिव हो गई और ट्रांसक्रिप्शन शुरू हो गई। अब यहां पे इसका मतलब क्या है? अगर हमारी बॉडी में ग्लूकोज मौजूद है, देयर इज नो नीड टू ब्रेक डाउन द लैक्टोज। ठीक है, अगर ग्लूकोज मौजूद है तो ग्लूकोज मौजूद है तो साइक्लिक एएमपी नहीं बनेगा, साइक्लिक एएमपी नहीं बनेगा तो साइक्लिक एएमपी कैप कॉम्बिनेशन नहीं बनेगा, साइक्लिक एएमपी कैप कॉम्बिनेशन नहीं बनेगा तो ये जाके कैप साइट पे अटैच नहीं हो सकता। ये कैप साइट पे अगर अटैच नहीं हो सकता तो हमारी जो ट्रांसक्रिप्शन है वो डाउन रेगुलेट हो जाएगी। ठीक है, अगर ग्लूकोज एब्सेंट है तो क्या होगा? साइक्लिक एएमपी बनेगा, कैप साइट कैप के साथ वो अटैच होगा, कैटाबोलाइट एक्टिवेटर प्रोटीन के साथ ये कॉम्बो बनाएगा, ये दोनों मिलके जाके अटैच होंगे कैप साइट के ऊपर, कैप साइट पे अटैच होंगे तो ये अप रेगुलेट करेंगे बाइंडिंग ऑफ आरएनए टू promoter sequence and it will lead to transcription and then a protein can be formed by the translation. So this is a phenomena of operon off in the presence of glucose and absence of lactose. लैक्टोज है ही नहीं तो ये प्रोसेसर के साथ क्या लगेगा? जब लैक्टोज है ही नहीं तो लैक्टेज बनाने की जरूरत क्या है? उसकी कोई भी जीन्स बनाने की जरूरत क्या है जब लैक्टोज है ही नहीं? ठीक है ना, ये जो ग्लाइकोसाइडेज जीन था इसने तोड़ना होता है इसको। ठीक है, बनाने की जरूरत क्या है? तो लैक्टोज नहीं है तो कोई चक्कर नहीं, सब कुछ बंद है। और जी, लैक्टोज है, ग्लूकोज नहीं है, हमारे पास ट्रांसक्रिप्शन होगी, ट्रांसक्रिप्शन विल बी अप रेगुलेटेड। लैक्टोज है, ग्लूकोज नहीं है, ट्रांसक्रिप्शन विल बी अप रेगुलेटेड। लैक्टोज भी है, ग्लूकोज भी है, ट्रांसक्रिप्शन विल बी डाउन रेगुलेटेड। लैक्टोज मौजूद है
लेकिन ग्लूकोज भी मौजूद है, मजीद लैक्टोज को तोड़ने की जरूरत नहीं है, तो ट्रांसक्रिप्शन रुक जाएगी। ठीक है, सो दिस इज हाउ ऑपरेंड ऑफ ऑपरेंड ऑन का ये फिनोमेना चलता रहता है, पिंग पोंग। ठीक है, नो बिग डील। टाइम क्या है? टाइम इज अप। इंशाल्लाह थर्सडे को मिलेंगे। थर्सडे नहीं, थर्सडे ऑफ है, कल ऑफ है, कल लेक्चर नहीं है, फ्राइडे को लेक्चर होगा इंशाल्लाह। ठीक है, तो क्वेश्चन हुआ ये लैक ऑफ में बहुत इंपॉर्टेंट यूक्यू है ये। ठीक है, एमसीक्यूज और एससीक्यूज की भरमार है इसके अंदर, एक दफा इसको पढ़ लीजिएगा। अगर कोई क्वेश्चन हुआ तो फ्राइडे को पहले मैं क्वेश्चन आंसर सेशन रखूंगा। ठीक है, तकरीबन 5 to 10 मिनट्स का, और उसके बाद फिर हम अगला टॉपिक शुरू करेंगे। This is Dr. Harun Habib signing off. Thank you very much for your time. Allah Hafiz.